फ्रॉम राज्यसभा गैलरी। जी जी राज्यसभा गैलरी से जी सॉरी राज्यसभा चैम्बर से। हाँ बिल्कुल। माननीय उपसभापति महोदय, आज हम जिस विषय के ऊपर इस सदन में चर्चा कर रहे हैं, हमारे कई पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कहा कि वो विश्व की सबसे बड़ी महामारी है, परंतु मैं कहना चाहूंगा कि अभी जब 2 दिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी ने डिटेल दिया था कि इस समय विश्व के 215 देश इससे प्रभावित हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक ऐसी परिस्थिति रही हो जो एक साथ इतने बड़े देशों को प्रभावित कर सके। तो यह मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे व्यापक चुनौती है। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैन। कृपया गैलरी नंबर 1 कृपया आपस में बात न करें। और आप आवाज समझ सकते हैं कि जब इतनी व्यापक चुनौती और इतनी गंभीर चुनौती, तो इसका सामना करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें उससे सामना करने के लिए एक मनोबल चाहिए, यानी संकल्प चाहिए, फिर संसाधन चाहिए, उसके साथ साथ सभी वर्गों के साथ समन्वय चाहिए, और चूंकि यह प्राण घातक है तो संवेदनशीलता भी चाहिए। अब मैं सभापति महोदय यह भी थोड़ा बताना चाहूंगा कि चुनौती के सामने हम खड़े कहां थे। यदि आप देखें तो इस परिस्थिति में चाइना की परिस्थिति थोड़ी विचित्र, अलग और संदिग्ध है, तो एक बार उसको छोड़ दें तो हम दुनिया के सबसे बड़े देश थे। दुनिया के सबसे बड़े देश ही नहीं, जहां आज भी 2/3 से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। यदि 2011 की जनसंख्या को माने तो 27% लोग आज भी निरक्षर थे, यानी जो समझ ही नहीं सकते थे कि क्या लिखा हुआ है। और आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन की संख्या, अब उसमें मैं नहीं जाता विस्तार से क्यों इतने वर्षों तक रहा, अलग बात है, परंतु आज का यथार्थ यह था कि वो विश्व में सबसे अधिक। तो आप समझ सकते हैं कि हम कहां पर खड़े हुए थे जिस समय यह चुनौती शुरू हुई। क्योंकि हमारे कई सदस्यों ने कहा था कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात को करना चाहते हैं, क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट्स देखे, तो मैं क्रोनोलॉजिकल ही प्रक्रिया से, यानी काल क्रमानुसार इस घटनाक्रम की व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूं। और इन सब के साथ हमारे पास उस समय केवल एक वायरोलॉजी की लैब थी। तो आप समझ सकते हैं कि हम उस समय कहां खड़े थे, किस चुनौती के साथ खड़े थे। और यह इतनी बड़ी चुनौती थी कि दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देश, जो चिकित्सा सुविधाओं के बड़े बड़े केंद्र माने जा रहे थे, अमेरिका, ब्रिटेन और इटली तक, वो इस तूफान के आगे भरभरा के गिरते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और इतना ही नहीं, माननीय उपसभापति महोदय, हमारा ही देश एक ऐसी विचित्र परिस्थिति में भी था जहां स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हो रहे थे, जिसके बचाव के लिए हमें एक कानून तक लाना पड़ा। और पीपीई किट का उस समय देश में उत्पादन नहीं होता था, आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि केवल अस्पतालों में, वो भी आईसीयू में प्रयोग होती थी। सैनिटाइजर और मास्क बहुत सीमित संख्या में बन रहे थे, और दूसरी तरफ ये वैश्विक तूफान सामने आकर खड़ा हो रहा था। इसलिए इससे लड़ने के लिए जो प्रथम संकल्प की आवश्यकता थी, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 मार्च को जब जनता कर्फ्यू का आह्वान किया, और जब दिया और थाली का आह्वान किया था, तो माननीय उपसभापति जी, ये वो उसका प्रतीक था कि हम इस प्रबल तूफान के आगे कितनी निर्बल स्थिति में थे। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता क्यों कारण से थे, तो बस मुझे वही पंक्ति ध्यान आई थी, ये है निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी थी दिए की और तूफान की। अब हमारे कई मित्रों को बड़ी आपत्ति थी कि साहब, दिया जलाने से कोरोना भाग जाएगा, थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, क्या सामाजिक मनोविज्ञान और राजनीतिक मनोविज्ञान को हम नहीं समझते? मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं वो इतिहास भूल गए। क्या चरखा चलाने से अंग्रेज भाग जाने वाला था? नहीं, चरखा एक प्रतीक था भारत की। चरखा, हाँ बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं मान्यवर, सुनिए तो, सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं।
चरखा एक प्रतीक था जो महात्मा गांधी जी ने चुना, जो भारत कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, आप बोले। राष्ट्रीय चेतना के कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, प्लीज। जिस एक बिंदु पर कपड़ा बने और विदेशी का खादी बनाने के लिए आप बताएं। नहीं किया जा सकता। प्लीज, मैं प्लीज, वही कहना प्लीज। चाह रहा हूं, मैं वही बात बताना चाह रहा हूं। प्लीज प्लीज कृपया सीट पर बैठ करना, प्लीज। सुनिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, आपकी बात के अलावा कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आप प्लीज बोले। महात्मा गांधी जी ने चरखे को एक प्रतीक बनाया, प्लीज वह प्रतीक बना संपूर्ण भारतीय जनमानस की प्लीज, भावनाओं का प्लीज। केंद्र बिंदु, और वहां से ब्रिटिश राज को उखाड़ने का संकल्प उठा था। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दिए को एक प्रतीक बनाया जिस पर संपूर्ण राष्ट्र की चेतना सम्मिलित रूप में आकर इस लड़ाई से लड़ने के लिए आगे बढ़ी। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस संकल्प के मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता है। अब हमारे कई विरोधी अभी बोल रहे थे, संजय राउत जी ने कहा कि साहब हमारे पूर्व वक्ता डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने महाराष्ट्र सरकार पे किया। अरे हमें कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? सभापति महोदय, आपने इसी सदन में देखा कि महाराष्ट्र सरकार के दो घटक दलों के बीच का मनोभाव कैसे उभर कर सामने आ गया कि मेरा हिस्सा ज्यादा कि तेरा हिस्सा ज्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ कहने की आवश्यकता है। संजय सिंह जी अभी बोल रहे थे, तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आनंद विहार के बस डिपो के पास खड़ी हुई भीड़ ही नहीं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का उल्लेख नहीं होता। तो भाई आपको याद हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के वो आपने तमाम वीडियो क्लिपिंग्स देखी होंगी जिसमें वो कहते थे, मुझे जहां तक याद है कि 70 लाख लोगों का भोजन बन रहा है। हम सभी दिल्ली में रहते हैं, वो 70 लाख लोगों का भोजन कहां बनता था और वो कहां पैक होता था, हम में से शायद बहुत लोगों को दिखाई नहीं पड़ा था। खैर, उस विषय को हम जाने देते हैं। हम इस बात पे आगे बढ़ते हैं कि रचनात्मक आलोचना का हम स्वागत करें। आप बिल्कुल क्रिटिसिज्म करिए, जो करना है, परंतु जब शुरू से ही विषय कटाक्ष और व्यंग का रहे तो मैं समझता हूं कि यह बहुत उचित नहीं रहता है। तो सर्वप्रथम आवश्यकता थी संकल्प की, जिसको प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। अब दूसरा विषय, अभी आपने देखा हमारे कई विरोधियों ने कहा कि साहब नमस्ते से बड़ी समस्या होगी। कल भी कहा था इसी सदन में कि साहब नमस्ते के कार्यक्रम बड़ा भारी पड़ गया। मैं पूछना चाहता हूं कि नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम यदि भारी पड़ गया, 2 घंटे में कुछ लोग थे, वो तिथि तो आप सबको ध्यान होगी, 24 फरवरी थी, और उसी समय पूरे देश के दर्जनों शहरों में बकौल हमारे विरोधियों के लाखों लोग, हजारों हजार की संख्या में बगैर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो कार्यक्रम कर रहे थे, वो क्या कोविड किलिंग ऑर्केस्ट्रा था? वो क्या था? तो यानी 1-2 घंटे के कार्यक्रम से सारी समस्या थी, और वो स्वयं कह रहे थे कि साहब सब तरफ जो चल रहा था उससे कोई समस्या नहीं थी। यह एकांगी दृष्टि है, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए और एक यथार्थ चीज को देखने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में अक्सर हमारे विरोधी दल के प्रमुख नेता की दूरदृष्टि की बड़ी गवाही देते हैं हमारे विरोधी। इनके नेता जिन्होंने कहा जाता है कि साहब फरवरी के महीने में ही ट्वीट कर दिया था कि साहब कोविड कितनी बड़ी समस्या है और सरकार ने समय रहते उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। कहा जाता है 12-13 फरवरी को ट्वीट किया था। वह नेता चिर युवा है और चिर व्याकुल है, परंतु मैं बताना चाहता हूं उनकी दूरदृष्टि कितनी दूर से आ रही थी। उस कालखंड में देख लीजिए, जब वो यह बता रहे थे कि भारत सरकार को विदेश की फ्लाइटें बंद कर देनी चाहिए थी, कोविड बहुत भयानक रूप धारण करता चला जा रहा है, और उस समय वो स्वयं विदेश में थे। खैर कोई बात नहीं, जब आए तो हमें इस सब सदन में याद है, आने के बाद यदि वह 12-13 फरवरी को इतनी भयानक समस्या लगने लगी थी और उनके अप्रतिम ज्ञान संपन्न बुद्धि को इसका साक्षात्कार हो गया था, तो मार्च के प्रथम सप्ताह में सदन को रोककर कोविड पर चर्चा क्यों नहीं करवाने की बात कही गई? 2 दिन सदन नहीं चला, किस लिए? कोविड पर चर्चा के लिए नहीं। बजट सत्र था, आर्थिक विषयों पे नहीं, उस तथाकथित बेरोजगारी के लिए नहीं, बेरोजगारी का विषय जो कि इस समय आया था उसके लिए नहीं। किसके लिए? दिल्ली की सांप्रदायिक हिंसा के लिए। यानी कहा यह जा रहा है
दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा डिस्कशन हुआ 11 मार्च को उस सदन में, 12 मार्च को इस सदन में। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है कि जब वास्तविकता थी तो आज जो कहा जाता है, चलिए उसमें मैं नहीं कंपैरिजन नहीं करूंगा, एक बार भी यह मुद्दा उठाया गया क्या? इसलिए अब जब सरकार की केवल व्यंग्यात्मक कटाक्षात्मक आलोचना करनी हो तो इन विषयों को उठाना मुझे लगता है यह तर्कसंगत नहीं लगता है, यह इनके आचरण से बहुत साफ दिखाई पड़ता है। अब देखिए अगली बात, मध्य प्रदेश में आपने बड़ा अच्छा स्थान, प्लीज कृपया सीट पर बैठ कर ना बोले। चलिए कोई बात नहीं सभापति महोदय, मैं इनकी बात का उत्तर आपके माध्यम से दिए देता हूं। जब 4 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस सदन में बयान दिया था तो उस समय 29 केस थे भारत में कोविड के, और जिस समय मध्य प्रदेश का घटनाक्रम है उस समय को ध्यान कर ले, उस समय तक मध्य प्रदेश में कोविड का एक भी केस नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, वो जो मध्य प्रदेश में था वहां समस्या कोविड नहीं थी, वहां समस्या दूसरे प्रकार की थी। वो कोरोना वायरस से लेना देना नहीं था, वो वायरस आपके यहां बहुत जमाने से प्रविष्ट किया हुआ कोरोना है, पर बोलिए, इस कारण से वह समस्या। कोरोना पर। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, प्लीज कोरोना पर बोलिए। अब देखिए ये सभापति, प्लीज सभापति महोदय, अब सभापति Yes, under rule. After having called the attention of the council to conduct of a member who persists in irrelevance, he is saying the irrelevance thing, sir. थैंक यू, I have seen it. I have seen it. ये रिक्वेस्ट मेरा सारे सदस्यों से है, कृपया फॉलो दिस। ये सारे सदस्यों से है ये रिक्वेस्टेड, प्लीज। अब मैं अपना विषय आगे बढ़ाता हूं। अगला प्रश्न ये किया गया कि लॉकडाउन अचानक कर दिया गया 4 घंटे में, इसको विस्तार से करना चाहिए था, विचार करके करना चाहिए था। तो मैं सभापति महोदय बताना चाहता हूं, हम सभी विद्वान सदस्यों को यह अवज्ञात है कि हमारे यहां स्थिति यह थी कि उस समय तक सैनिटाइजर भी बहुत कम संख्या में थे, संसाधन कम संख्या में थे, मास्क कम संख्या में थे, और हम दुनिया के एकमात्र देश हैं जहां 1.5 करोड़ लोग रोज ट्रेन में चलते हैं। ऐसी आधे से ज्यादा दुनिया के देशों की तो आबादी उतनी नहीं है जितना हमारे यहाँ प्रतिदिन लोग ट्रेन में चलते थे, और इससे ज्यादा लोग राज्यों की परिवहन की बसों में चलते हैं। आप कल्पना करें कि यदि यह कहा जाता कि 2 दिन के बाद सब कुछ होने वाला है, तो उस समय के होने वाली अव्यवस्था, उस समय की होने वाली भगदड़ और उस समय की जो परिस्थितियां उत्पन्न होती उसका सहज स्वाभाविक अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे एकदम से कोई वज्रपात होता है तो उस समय आपके पास प्लानिंग करने का वक्त नहीं होता है, समय रहते उसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है। और प्रधानमंत्री जी ने जो किया, अगर आप याद कर लें, उस समय के WHO ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसका अनुमोदन किया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ जो गृह मंत्रालय के द्वारा जवाब दिया गया कि यदि वह लॉकडाउन देर से होता तो 14 से 29 लाख लोग और प्रभावित हो सकते थे, 38,000 से 78,000 जाने जा सकती थी। आदरणीय आनंद शर्मा जी ने कल ये कहा था कि ये आंकड़ा बहुत वेरिएबल है। मैं मानता हूं ये वेरिएबल है, बल्कि मैं यह मानता हूं कि शायद गृह मंत्रालय ने बड़ी मितव्ययता के साथ इस आंकड़े को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अन्यथा आप समझ सकते हैं कि अगर आपने देखा हो, जब हमने अपनी आंखों से कोविड काल में देखा कि चाहे मुंबई का तिलक टर्मिनल हो या आनंद विहार दिल्ली का हो, इतनी भीड़ हमने कोविड काल में देखी, तो आप कल्पना करिए यदि कह दिया जाता कि 2 दिन बाद होने वाला है और अब आप सब जाइए, तो क्या परिस्थिति होती, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। अब अगला प्रश्न आता है कि आप समन्वय कितना कर रहे थे। अगला आरोप था कि समन्वय नहीं किया। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने, आप सभी ने देखा, मुख्यमंत्रियों से निरंतर समन्वय किया, सभी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की। इतना ही नहीं, डॉक्टरों के साथ, विषय के विशेषज्ञों के साथ, इतना ही नहीं, कलाकारों, धर्माचार्यों, खिलाड़ियों, व्यवसायियों, उद्योगपतियों, किसी के भी साथ उन्होंने समन्वय में
कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यानी सभी लोगों के साथ वह समन्वय, और अगर मैं ये कहूं कि समाज का कोई भी तबका ऐसा नहीं था जिसमें उन्होंने किसी भी प्रकार से छोड़ने का प्रयास किया हो, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं याद दिलाना चाहता हूं लॉकडाउन के डिसीजन के बारे में, जिन लोगों को आपत्ति है, जब लॉकडाउन 1 से लॉकडाउन 2 की तरफ जाना था, तो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित करने से 2 दिन पहले जिन 3 राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी, वो कौन थी? पंजाब, महाराष्ट्र और तेलंगाना। इसका अर्थ बहुत साफ है, और तीनों संयोग से विपक्ष की सरकारें थी। बहुत साफ है कि उस समय लॉकडाउन अपरिहार्यता थी, और दलगत भावना से अलग हटकर अगर हम देखें तो वह लॉकडाउन आवश्यक था, और प्रधानमंत्री जी ने पूरे समन्वय के साथ आगे बढ़ाया। और आपने देखा सिर्फ समन्वय इतना नहीं, सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी उन्होंने वार्ता की, G20 के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी वार्ता की। और हम सबको वह दृश्य भी ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री जी ने एक सामान्य नर्स से बात की थी, तो उस नर्स का मनोभाव आप उस चित्र में देखते तो वह देखते बन रहा था, जो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण था कि बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों से लेके और एक सामान्य स्वास्थ्य कर्मी तक प्रधानमंत्री समान रूप से समन्वय की बात कर रहे थे। कल हमारे तृणमूल कांग्रेस के नेता सदन ने यह कहने का प्रयास किया कि बंगाल की मुख्यमंत्री जी ने एक अवेयरनेस का प्रयास किया था जब उन्होंने जमीन के ऊपर वह सर्किल्स बनाए। अच्छा प्रयास था, पर उन्होंने कहा कि दूसरा दृश्य उन्हें याद नहीं आया। तो मैं कहना चाहता हूं, आप भूल गए, मुख्यमंत्री के द्वारा जमीन पर सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश देते हुए सर्किल बनाने का दृश्य याद है, प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छता का संदेश देते हुए झाड़ू लगाने का चित्र नहीं याद था। प्रधानमंत्री के द्वारा समाज के सबसे वंचित तबकों का पाद प्रक्षालन, पैर धोने का वो दृश्य नहीं याद था। जब दृश्य याद करिए तो सारे याद करिए। और वैसे तो देखिए, तस्वीर की जहां तक बात है तो थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, भाई पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी की भी एक बड़ी विशेष तस्वीर हुआ करती थी। जब हम लोग कोलकाता जाते थे तो यत्र तत्र सर्वत्र दिखती थी, आजकल वो नहीं दिखती है। और अब तो सभापति महोदय इंटरनेट पे भी आसानी से नहीं दिखती है। अब शायद वो तस्वीर तसव्वुर में चली गई है, इसलिए वो अब हृदय पटल पे होगी और दृश्य पटल पर दिखाई नहीं पड़ती। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अब अगर हम आगे बढ़े तो समन्वय के साथ साथ अगला प्रश्न आता है संसाधन। हमने क्या किया इन महीनों में? हमने यह किया कि एक लैब थी, वहां से बढ़ते हुए हम 1705 लैब तक हैं। आज देश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर कि कोविड की लैब उपलब्ध ना हो, जबकि पहले स्थिति यह थी कि वो केवल एक थी पुणे में, पूरे देश में और कहीं नहीं थी। कई दिन लगते थे उस वायरोलॉजी के टेस्ट करने में। आज स्थिति यह है कि हेल्थ मिनिस्टर साहब ने बताया कि 10.94 लाख टेस्ट पर डे किए जा रहे हैं, जो इस समय भारत वैश्विक मानक से ऊपर चल रहा है टेस्ट करने के मामले में। एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, आज 1.93 करोड़ पीपीई किट बनने का आदेश और 1.29 करोड़ पीपीई किट बन चुकी है। जहां तक दवाओं की बात है, हमने भारी मात्रा में दवाएं न सिर्फ यहां बनाई है बल्कि तमाम देशों को एक्सपोर्ट भी की हुई है। अगर आप ये देखें तो हाइड्रोक्लोरोक्विन या अन्य दवाओं के साथ पहली बार एक संयोग भी रहा कि अमेरिका के एफडीए ने अपनी मार्केट में भारतीय दवाओं को मंजूरी दी, जो अभी तक भारतीय कंपनियों की दवाओं को वह मंजूरी नहीं मिलती थी। आज जब हाइड्रोक्लोरोक्विन के मामले में उन्होंने परमिशन दी कि मार्केट में वो सेल कर सकते थे, और इसलिए उन्होंने बुलाया भारतीय कंपनियों को कि भारत के ही प्रोडक्ट को बुलाया। सामान्यतः वो भारत के किसी प्रोडक्ट को स्वीकार नहीं करते। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए WHO का कहना था कि कितने टेस्ट पर मिलियन होने चाहिए, न्यूनतम 140। हमारे यहाँ इस समय 740 के आसपास पर मिलियन टेस्ट हो रहे हैं। तो जो पहले एक बात थी कि टेस्टिंग नहीं हो रही है, टेस्टिंग अब प्रचुर मात्रा में हो रही है, क्योंकि जो संसाधन बढ़ते चले गए, संसाधनों के विस्तार के साथ सरकार ने टेस्टिंग को भी आगे उसी हिसाब से बढ़ाने का प्रयास किया। इन कुछ महीनों में 13,14,646 आइसोलेशन बेड बने, 2,31,093 ऑक्सीजन से युक्त बेड बने, 62,000 से अधिक आईसीयू बेड बने,
जिसमें 32,575 वेंटिलेटर युक्त बेड। जबकि उल्लेखनीय बात यह है कि जब यह क्राइसिस शुरू हुई तब वेंटिलेटर हमारे यहां नहीं बनते थे। अब वेंटिलेटर बन भी रहे हैं और हम बाहर भी भेज रहे हैं। तो अगर हम इस प्रकार, और अगर हम कुल मिला के देखें तो इस समय देश में 15,284 कोविड सेंटर्स हैं और 12,826 आइसोलेशन सेंटर्स हैं। यानी इन महीनों में संसाधनों की अभिवृद्धि जितनी की जा सकती थी वह हमने करने का पूरा प्रयास किया है। और इसी दिल्ली में 10,000 की क्षमता वाला वह एक कोविड हॉस्पिटल है जिसका उद्घाटन गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया था और जिसमें भारत के केंद्रीय जो रिजर्व पुलिस फोर्स हैं उन लोगों ने उसे खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। अब जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया था कि 3 वैक्सीन के ऊपर एडवांस स्टेज में काम चल रहा है। अभी समाचार पत्रों में आया था कि शायद रूस से वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया भी आगे चल रही है। तो ये वो चीजें हैं जो संसाधनों के विकास में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु इसी के साथ हमने एक नई प्रक्रियाओं का भी प्रयास किया। जो हम सिर्फ एक ही प्रकार की चिकित्सा पद्धति से यह संदेश या समाधान पाने का प्रयास करेंगे, इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी आयुष टास्क फोर्स का गठन किया गया। पहली बार आयुर्वेद और CSIR मिलकर रिसर्च करेंगे, क्योंकि जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाने की जो क्षमता आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धतियों में है वो सामान्य चिकित्सा पद्धतियों में नहीं थी। तो इसका भी एक प्रयास किया गया और पहली बार ऐसा हो रहा है जब उन गैर परंपरागत चीजों को, जिनको गैर परंपरागत चिकित्सा माना जाता था, मेन स्ट्रीम से हटकर उनको मेन स्ट्रीम में लाकर वैज्ञानिकता के साथ स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी वैक्सीन भी और इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास भी, और यह एक ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ने का वह प्रयास भी किया जा रहा है। यह मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने संसाधनों में आगे बढ़ने का कितना कार्य किया। अभी हमारे एक सम्मानित सदस्य उत्तर प्रदेश के बारे में प्रश्न कर रहे थे, तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या में लगभग ब्राजील के बराबर है। और आज अगर आप तुलना करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23.78 करोड़ है और ब्राजील की जनसंख्या 21 करोड़ है। परंतु ब्राजील में 34.6 लाख केस हैं और उत्तर प्रदेश में 1.1 लाख केस हैं, 1.11 लाख। डेथ जहां तक है ब्राजील में 1.72 हुई है लाख हुई हैं और उत्तर प्रदेश में 2,867, जबकि टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में इस समय सर्वाधिक हो रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि देश तो छोड़िए, जो उत्तर प्रदेश के बारे में प्रश्न कर रहे थे, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोविड को नियंत्रण करने में इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है कि अगर हम ब्राजील के इंफ्रास्ट्रक्चर से तुलना करें तो वो काफी बड़ी एक उपलब्धि नजर आती है। अगला विषय यह आता है सभापति महोदय कि सिर्फ संसाधन ही नहीं, संवेदनशीलता भी चाहिए। यदि संवेदनशीलता की बात आती है तो प्रधानमंत्री जी ने जब यह घोषणा की कि देश के 80 करोड़ गरीबों को, और अब तो किया नवंबर के महीने तक राशन मिलेगा, मुफ्त मिलेगा, कि और कोई नहीं, ऐसी कोई, इसमें मैं कोई नहीं कह रहा कि ये कोई बहुत बड़ी बात उनके लिए किया, सिर्फ संवेदनशीलता का प्रमाण। जिस समय हमने कहा कि मिडिल क्लास के लिए EMI में छूट हो या MSME के लिए परिभाषा में ही बदलाव कर दिया गया, यह सिर्फ संवेदनशीलता का प्रमाण था। ऐसा नहीं, लोगों को सीधे खाते में धन भी दिया गया और अनाज भी दिया गया। जो हमारे सम्मानित विरोध के मित्र या कहते हैं कि उस समय सारा पैसा कैश में देना चाहिए, अब बताइए जब पहले 2 महीने संपूर्ण लॉकडाउन था, उस समय अगर किसी के पास पूरा का पूरा कैश भी हो तो उसके लिए भोजन जुटाना ज्यादा समस्या है, बजाय इसके कि उसके पास अनाज भी हो और उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री गैस भी उपलब्ध हो और प्लस कुछ पैसे भी उपलब्ध हो, तो वो ज्यादा बेहतर जीवन यापन कर सकता था, जिसके बारे में सुव्यवस्थित ढंग से प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ काम किया है। अब मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा कि हमारे विपक्ष के मित्र अक्सर शायद यह बात भूल जाते हैं कि वो सिर्फ विपक्ष में नहीं है, वो अनेक राज्यों में सत्ता पक्ष में भी है। और अगर आप सभी लोग ध्यान दें तो उत्तर भारत में सबसे समृद्ध राज्य कौन माना जाता है? पंजाब। पश्चिम भारत में देखिए तो जहां आर्थिक राजधानी है महाराष्ट्र,
पूर्वी भारत में सबसे बड़ा राज्य और सबसे सक्षम राज्य बंगाल, और वह राज्य जहां की स्वास्थ्य सुविधाएं मूल रूप से स्वास्थ्य जागरूकता सबसे अच्छी है वह है केरल, जहां के स्वास्थ्य कर्मियों की देश में ही नहीं दुनिया में मांग रहती है। तो बेहतर यह रहता कि वो इन राज्यों में जिनके पास वैसे भी अच्छे साधन हैं कुछ कर दिखाते और फिर हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत कर देते, क्योंकि हेल्थ एक प्राइमरी स्टेट सब्जेक्ट है। अपने संसाधनों से करके दिखाते और फिर कहते देखिए साहब हमने ये किया, आप हमारे सामने उदाहरण करते। यह होता रचनात्मक। अब परंतु अब आप याद करिए, जिस समय कोविड के दौर में राहुल गांधी जी तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी से भी बात की थी। आप में से कोई भी जाके चेक कर सकते हैं। जब मजदूरों का विषय आया और वो मुंबई के संदर्भ में था, तो अभिजीत बनर्जी जी का विचार था, ये कोई हमारा विचार नहीं है, कि मजदूरों की समस्या मूलतः स्थानीय सरकारों की समस्या है और उन लोगों को इसको अधिक सक्रियता से लेना चाहिए। केंद्र सरकार उसमें सिर्फ सहयोग कर सकती है, और केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से जो सहयोग करने का प्रयास किया उसमें चाहे ट्रेन के माध्यम से लाखों मजदूरों को अपने गंतव्य तक पहुंचाना हो, अथवा वंदे भारत मिशन के द्वारा विदेश में फंसे हुए भारतीयों को लाना हो, इस प्रकार के सभी संवेदनशीलता के साथ कार्य हमारी सरकार ने इस दरमियान में किए। अब वैसे विपक्षी सरकारों ने भी कुछ अच्छे काम का न्यूज बनाई थी उस समय। याद करिए, जब कोविड का प्रारंभिक दौर था सभापति महोदय, तो हम लोग भीलवाड़ा मॉडल की बात करते थे। फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो भीलवाड़ा मॉडल चलाने वाली सरकार खाली बसों को भगाने में और भागते विधायकों को बचाने के बीच के गड़बड़ झाले में फंस गई, तो फिर भीलवाड़ा मॉडल पार्श्व में जाता चला गया। आप राज्य सरकार ने नहीं अपनी बात, मैंने तो जो बात कही कि संकल्प भी चाहिए था, समन्वय भी चाहिए था, संवेदनशीलता भी चाहिए थी और संसाधन भी चाहिए था, ये हम लोगों ने सब किया। परंतु एक बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए एक विकराल समस्या यदि सामने नजर आती है जिसका कि कोई सहज सामान्य समाधान नहीं नजर आ रहा हो, जिसको देखकर अक्सर बड़े बड़े लोगों की बुद्धि विकल हो जाती है, जहां अनुमान और अक्कल से लेकर समाधान निकालना हो, क्यों स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कोई प्रोसीजर नहीं होता है, तो ऐसे समय में आत्मबल से युक्त जो नेतृत्व है वो बुरे दौर में कैसे देश का नेतृत्व करता है उसका प्रमाण होता है। और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, तो मैं स्मरण करता हूं कि उन्होंने जिस दृढ़ता का परिचय दिया इस समय में, इस विचित्र परिस्थिति में, जिसका कि समाधान तो छोड़िए स्वरूप भी किसी के सामने स्पष्ट नहीं था, तो यह पंक्ति उनके लिए कहता हूं, यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है, दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है, किंतु स्वात्म बल विज्ञ सत्पुरुष, आत्मबल से विज्ञ सत्पुरुष जैसे मोदी जी, किंतु स्वात्म बल विज्ञ सत्पुरुष सही पहुंच अटकल से हल करते हैं प्रश्न सहज ही अविरल मेधा बल से। और अंत में मैं कहूंगा, आरोप प्रत्यारोप आक्षेप ये सब चलते रहेंगे। मैंने दिए से शुरू किया था, दिए पर ही समाप्त करूंगा। अभी ये पूरा इसके साथ संघर्ष बाकी है। डॉक्टर सुधांशु जी कंक्लूड करिए प्लीज। तो अटल जी की पंक्ति कह के समाप्त करूंगा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का अस्त्र बनाने बन दधीच हड्डियां जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। धन्यवाद।